मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ आ रही है? आ रही है? चलिए आ रही है ना? आ रही है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर बताइए किसके हस्ताक्षर होते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, ग्राम प्रधान के होते हैं क्या, राजस्व अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख या ग्राम विकास अधिकारी? क्या हो जाएगा? चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है आपका बी नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो आपके राजस्व अधिकारी के होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं क्योंकि राजस्व लेखपाल का फार्म है, तो राजस्व से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपके 2-3 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना? तो चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? 2 नंबर जवाब देना है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर 1831 में। कब भैया? 1831। इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर कि राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1831 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए 3 का ऑप्शन दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका कौन सा है? तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो इसे देखा जाए कृषि पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर जो आपका है कौन सा स्रोत है? तो आपका राजस्व है। तो इसका 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, राजस्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय स्थित है। चलिए आज आपके बिल्कुल लेखपाल से संबंधित पूरा पूरा आपका है, अर्थात जो वैकेंसी आई है उसी पर आधारित ये आपका है। इसके पहले हमने भूमि पैमाइश आपको बताया था, और आज की वीडियो में आप देख पे रहे होंगे कि जो राजस्व भर्ती आई है राजस्व लेखपाल की, उसी से रिलेटेड आपका ये पूरा पूरा टॉपिक है। तो वीडियो को हमने बता दिया है, पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय, ये आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। देखो यहाँ पर दिया गया प्रशासनिक मुख्यालय है ना, प्रशासनिक कार्यालय। तो देखो प्रशासनिक कार्यालय आपके कहां पर है? आपके लखनऊ में। लेकिन अगर ये पूछ ले देता है कि राजस्व परिषद का न्यायिक कार्यालय कहां पर है, तो क्या जवाब देंगे? अगर न्यायिक कार्यालय पूछ लेता है तब आपको यहां पर देना है प्रयागराज देना था, ठीक है? क्या देना था आपको? प्रयागराज देना था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहां पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है। राज्य और जिले की बात कर रहे हैं, राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है, कौन होता है? 5 नंबर में। चलिए तो देखिए जो राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है वो आपका जिला अधिकारी, जिलाधीश जिसे बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जिलाधीश। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है। कलेक्टर के पद के सृजन का जो श्रेय जाता है ना, वो किसे जाता है? यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 नंबर का जवाब देना है। 6 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग को जाता है। तो ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। देखो 2-3 पॉइंट में हमें कह सकते हैं, लगभग सब वीडियो में आपको बताते हैं कि देखो कभी कभी आपको कलेक्टर लिखा होता है, कहीं कहीं जिलाधिकारी लिखा होता है, कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट डीएम लिख जाता है। तो ये कलेक्टर क्या होता है और आपका डीएम क्या होता है, दोनों पॉइंटों को हमने बताया था कि जब कभी राजस्व वसूलने का कार्य करते हैं, क्या राजस्व वसूलने का जब कार्य करते हैं तब इनको कलेक्टर कहा जाता है। लेकिन यहीं पर जब न्याय से संबंधित कार्य होता है तब वहां पर उन्हें जिलाधिकारी अर्थात डीएम कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिए, कलेक्टर या डीएम वही होता है, बस कार्य करने के तरीकों के हिसाब से इनको पुकारा अलग तरीके से जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सर आपका ऐप्स में कैसे कोर्स लें? तो भाई आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपसे ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी मांगने के बाद डायरेक्ट आप वहीं पर जाइए, जो भी आपको पेमेंट करना है, जिससे पेमेंट करना है वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए तो यहाँ पर बताइए जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी 7 नंबर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कलेक्टर हो जाएगा। याद रखिएगा कलेक्टर जैसे हम लोग बोलते हैं जिलाधिकारी, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यालय की सुरक्षा प्रदान की गई है? चलिए यहाँ पर बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यालय की सुरक्षा प्रदान की गई है। चलिए 8 का ऑप्शन देना है। तो ये आर्टिकल है आपका कौन सा? आपका 311 है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 311 है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है। लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए 9 का ऑप्शन दीजिएगा।
तो सभी लोग जवाब देते रहिए। भाई देखिए यहाँ पर दिया लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण ये कौन करता है, तो आपका जो कानून गो होते हैं, कौन होते हैं भाई, कानून गो। तो इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा, कानून गो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जवाब हो जाएगा 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आपके लेखपाल के द्वारा। किसके द्वारा, आपके लेखपाल के द्वारा होता है, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में काफी लोग यहाँ पर कहते हैं कि सर जो अमीन होता है, अमीन तो साथ में दे भी नहीं दिया गया है ना, क्योंकि अमीन वाला जो होता है वो भी आता है कहीं ना कहीं, सहयोगी उसी के होते हैं। जैसे डीएम भी वसूलता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ उस गांव में आए तो डीएम भी अपना पैसा ले जाए, लेखपाल का काम है तो लेखपाल भी वसूलने लगे, अमीन का काम अमीनों ले जाए। लेकिन क्या होता है, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े सभी एक से होते हैं, ठीक है ना, वो उसको वसूल के देता है, उसको रिपोर्ट देता है, ऐसे सिस्टम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भू धारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी। पर जो दिया गया भू धारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था, यहाँ पर 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ये थॉमस मुनरो, जिसका ऑप्शन आ रहा है भाई ए नंबर हो जाएगा इसका, थॉमस मुनरो होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, यहाँ पर मुनरो हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा मुनरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि देख लीजिए, जो लोग भी इच्छुक हैं हमारे ऐप से जुड़ने के लिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए, जिनको लगता है कि नहीं हम लेखपाल बन सकते हैं, अगर थोड़ी सी हमारी मदद मिल जाए किसी भी टीचर की या किसी प्रकार से, तो यहाँ पर हमारे ऐप से आप लोग जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर 99 में आपकी पीडीएफ दी गई है, जो कि आप लोग डेमो पीडीएफ भी हमारे ऐप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है, 12 का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, लेखपाल के पास रहता है। याद रखिए, इलाके का सारा रिकॉर्ड जो रहता है वो आपके लेखपाल के पास, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया है, तहसीलदार का प्रमुख कार्य जो होता है क्या होता है। चलिए बताइए, तहसीलदार का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है। चलिए इसका जवाब देना है 13 नंबर में। और 13 की अगर हम बात करते हैं तो होता है भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना। क्या, भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना, ये होता है तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है, ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है। चलिए देखो, पूरा टेस्ट लगाइएगा, हमने आपको 2-3 बार बोल दिया है कि ये वाला जो टॉपिक है आपके राजस्व लेखपाल के ही आधारित आपका है, और इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आपके आने हैं राजस्व लेखपाल में, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा टॉपिक हमने राजस्व लेखपाल वाला ही उठाया है। चलिए बताइए, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद जो होता है कौन सा होता है, तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए, लेखपाल या पटवारी, अपने यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के समय से लेखपाल कहा जाता है ना, पटवारी का नाम बदल दिया गया, लेखपाल कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए राजस्थान में तो आज भी पटवारी बोला जाता है। तो याद रखिए, यहाँ पर निम्नतम पद जो होता है आपका होता है लेखपाल, या कह सकते हैं आपके पटवारी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, 15 का ऑप्शन देना है। चलिए भाई, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, बिना कहते ही लाइक शेयर कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगता है ना। कहते ना कि दहेज ना लो, और दहेज वाले अगर अपनी तरफ से दे दे तो चाहे इतना दे दे, बड़ी खुशी होती है। और आप लोगों से ना कहना पड़े उससे पहले अगर लाइक कर दें तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, 15 नंबर में। 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कहा जाता है। याद रखिए, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अच्छा, चेहरे में अभी खुशी नहीं आई थी किसी के पास, है ना, तो हमने कहा चलो चेहरे में खुशी आ जाए आप लोगों के। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है। चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है, बताइए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 16 का जवाब दीजिएगा। देखो, चकबंदी में नहीं लिया जाता है, जैसे आपका स्थायी चारागाह बने होते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई आपका बाग बना होता है या शमशान या कब्रिस्तान होते हैं, इनको चकबंदी में नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान में जिला शब्द निम्नलिखित अनुच्छेद में से तथा किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। चलिए बताइएगा कि जिला शब्द जो दिया गया है ये किसके अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है। 17 का ऑप्शन देना है, तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में है। याद रखिए, जिला शब्द जो है वो आपके अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में है, ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है, तो चलिए 18 का ऑप्शन दीजिएगा, 18 नंबर में।
तो देखिए कह रहा है जोतों का उप विभाजन रोकना, मतलब जो जोत हो रही हैं और लोग अपना अलग अलग कर रहे हैं सिस्टम, है ना, ये कह सकते हैं उप विभाजन कर रहे हैं, एक खेत के चार चार टुकड़े कर रहे हैं। कृषि जोतों का उपखंडन हो रोका जा रहा है, कृषकों के अलग अलग खेती स्थान पर एकत्रित करना। ये तो 3 पॉइंट आपके सही दिए हैं, लेकिन दिया है बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है, ये चकबंदी का नहीं है, ये तो आपके हरित क्रांति में उद्देश्य रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा 19 दिसंबर में। तो देखिए भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपके पारित कब किया गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया अधिनियम कब पारित किया गया ये दिया गया है, तो जल्दीबाजी में आप लोग क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। देखो यहाँ पर पारित आपका हो जाएगा 53 में, है ना, लागू हुआ था आपके 54 में, और पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था 1958 में लागू हुआ था। 3 पॉइंट होते हैं, अधिनियम पारित हुआ 53 में और 54 में लागू हुआ, 58 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसे जमा कर देता है? चलिए इसका जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। अच्छा, पूरे भारत में लागू हुआ था, अच्छी बात है कि पूरे भारत में लागू हुआ था। चलिए बताइए, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसे जमा करता है? यहाँ पर 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी नंबर, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है। याद रखिएगा, लेखपाल खसरा तैयार करके, खसरा में जो आपकी होती है वो आपकी कौन सी होती है भाई, हेक्टेयर, तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रार कानून के पास जमा कर देता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में संपत्ति का अधिकार है, कैसा अधिकार है? भारत में संपत्ति का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? यहाँ पर 21 नंबर में। तो देखिए भाई, भारत में संपत्ति अधिकार है, कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार तो रहने गया है ना, ना कोई आर्थिक अधिकार है कि भाई आप गरीब हो तो आपको ऐसे कर दिया जाए, है ना, या आपको छूट मिल जाएगी, ना कोई सामाजिक है। यहाँ पर है विधिक अधिकार है, अर्थात जो होता है विधि के अनुसार, अर्थात कानूनी अधिकार है। यहाँ पर याद रखिए, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल नंबर 300 के ए में आपको रख दिया गया है। और हमने बताया था जो आपका संपत्ति अधिकार है वो आपकी दो जगह था, कहाँ पर? आर्टिकल नंबर आपके 19 के फर्स्ट में भी इसका स्थान था, और आर्टिकल नंबर 31 में भी आपका इसका स्थान था, किसका? संपत्ति का। तो अब आपके यहाँ से हटाकर, यहाँ से दोनों जगह से हटाकर अब 300 के ए में इसको रख दिया गया था, 300 के का में इसको रख दिया गया है। ठीक है, ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1978 के तहत। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? चलिए, कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? 22 का ऑप्शन देना है। और 22 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जमींदारी उन्मूलन। याद रखिए, भारत में सबसे पहले सुधार हुआ था जमींदारी उन्मूलन का, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 23 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपके 1950 में। कितने में? 1950 इसका ऑप्शन बनेगा, 23 का ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शेरशाह के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव की क्या कहा जाता था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि शेरशाह समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो कि गांव की थी वो कहा जाता था, यहाँ पर कहा जाता था। 24 का ऑप्शन, तो देखिए 24 का ऑप्शन यहाँ पर होता है मौजा। क्या होता है? मौजा होता है। याद रखिए, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, मौजा होता है, ना कि यहाँ पर ए और बी दोनों सही करेंगे। इसमें सही करना है बी नंबर, मौजा। क्या? मौजा ऑप्शन में आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। देखो शेरशाह के समय हमने बताया था, इसके पहले जो हमने क्लास लिया था कि शेरशाह के समय में भी पैमाना आपका था, और वो शेरशाह का जो पैमाना था वो कितनी अंगुली का था? वो कितनी अंगुली का था? शेरशाह का पैमाना 39 उंगली का पैमाना था, अर्थात जिसे बोलते हैं गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी जो आपका था वो आपके 39 उंगली के बराबर होता था, 39 उंगली के बराबर होता था, याद रखिएगा। और वहीं पर अकबर ने चलाया था गज-ए-इलाही, है ना, जो कि 41 उंगली के बराबर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, अब जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुआ, है ना, तो अब आपको जवाब देना है क्या? यहाँ पर 25 नंबर में बी हो जाएगा 1954, है ना, 1954 में ये प्रारंभ हुआ। जब क्वेश्चन ऐसा है, जब जब पारित की बात करें तो पारित अलग होता है, लागू अलग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो पूरे में लागू हुआ था आपके 1958 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है? चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है? 26 का ऑप्शन देना है।
तो देखिए भाई, चकबंदी लेखपाल अधीन होता है चकबंदी आयुक्त के, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, चकबंदी आयुक्त भी ऑप्शन में आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा चकबंदी आयुक्त। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए भाई जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए, उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह कब मनाया जाता है? चलिए, यहां पर जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, प्रत्येक माह के 8 तारीख को, प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को, या प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई, आपके यूपी में प्रत्येक मंगलवार को होने वाला जो तहसील दिवस है अब शनिवार को हो गया है। देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको अपडेट कर लीजिएगा कि आपकी 14 जुलाई 2021 को ये अपडेट आपका है, नया अपडेट। देखो, हमने बताया है कि जैसे जैसे आप लोग इसके पहले आपने पढ़ा था, लेकिन अब करंट के हिसाब से देखो क्या है, तो जो प्रत्येक मंगलवार को होता था, क्या पहले मंगलवार को होता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब शनिवार को हो गया है। पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस मनाते हैं। तो अब देख लीजिए, इसका आंसर आपका इनमें से कोई है नहीं, तो आपको नया नोट कर लेना है। इसके पहले आप लोगों ने रट लिया था, रट लिया है, अच्छी बात है, लेकिन इसी जगह करेक्शन आपको कर लेना है ना। अब इस जगह आपको करेक्शन कर लेना है कि आपकी 14 जुलाई से, कितने, 14 जुलाई 2021 से ये अपडेट आपका हो गया है कि यूपी में, क्या यूपी में प्रत्येक मंगलवार को होने वाला जो तहसील दिवस था अब क्या हो गया, शनिवार को होता है, शनिवार को, वो भी आपके पहले और तीसरे शनिवार को। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार, और यहाँ पर नोट कर लीजिए, और आपके तीसरे शनिवार। तो इस प्रकार से नोट कर लीजिए, अपनी जगह कहीं भी नोट कर सकते हैं कि वर्तमान में जो आपका हो गया है वो आपके क्या, शनिवार को हो गया है, पहले और तीसरे शनिवार को हो गया है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है? देखो, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन हम आपको बता दें उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बाद में मत कहिए कि आपने सर बताया नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर जवाब दिया गया है, कह रहा आपसे गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है 28 नंबर में। तो 28 का ऑप्शन हो आपका बी नंबर, आपका सजरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजरा, जो कि देखो काफी लोगों ने यहाँ पर जवाब भी दिया था। ऑप्शन बन जाए आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसानों के जमीन के अधिकार, किसानों के जमीनों के अधिकार अभिलेख किसमें निहित होता है? यहाँ पर बताइए, किसानों के जमीनों के अधिकार अभिलेख किसमें निहित होता है? 29 नंबर में ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर, खतौनी में। क्या होता है भाई? खतौनी में जमीन के अधिकार के बारे में दिया होता है। ऑप्शन आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए एक लेखपाल प्रत्येक गाँव में कितनी बार वर्ष में जाएगा? तो आपको बताना है 30 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा कि नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो निरीक्षण वगैरह होता है वो उसके अनुसार प्रत्येक कह सकते हैं कि गांव में जब जाएगा तो कितनी बार, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 3 बार, है ना, क्योंकि फसल वर्ष भी होते हैं 3 के हिसाब से। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे यहाँ पर, आपको लगाना है आपका सी नंबर हो जाएगा। खसरा में क्या दर्ज रहता है? चलिए बताइएगा कि खसरा में क्या दर्ज रहता है। तो देखो यहाँ पर आपका खसरा में क्या दर्ज रहता है, खेतों की संख्या या खसरा संख्या, खेत का क्षेत्रफल, मिट्टी का प्रकार। मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर जो आपका है वो आपका सही दिया गया है ना, कि यहाँ पर खसरा में क्या दर्ज रहता है, खेत की संख्या या खसरा संख्या बोलते हैं, खेत का क्षेत्रफल होता है, मिट्टी का प्रकार होता है, उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है या किस व्यक्ति का कथन है? चलिए, भारत की आत्मा गाँव में बसती है या जो कथन है वो किसका कथन है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। इन सब क्वेश्चनों को हमने पढ़ा दिया है, हमने पहले ही बता दिया है कि हमने लगभग सब कुछ कवर करा दिया है आपके लेखपाल का, ठीक है। और ये समझो कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन आपका फिर से हो गया है, और एक बार और रिवीजन हो सकता है आपके एग्जाम के पहले। चलिए बताइएगा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है या किस व्यक्ति का कथन है? आपका मैराथन क्लास जब होगी तब आपकी लगभग एक दिन में 1-1 घंटे 2-2 घंटा क्लास लेंगे, तब आपका एक बार फिर से फाइनल रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए, भारत की आत्मा गांव में बसती है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है? भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है? 2 का ऑप्शन देना है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, गुजरात में। अगर गांव पूछता है तो क्या, अगर गांव पूछता है कि कौन सा गांव है तो आपका गुजरात है,
ठीक है, भारत का प्रथम डिजिटल गांव जो आपका है वो गुजरात है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम डिजिटल जिला कौन सा है। डिजिटल जिला पूछता है तब आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर में, तब ये हो जाता है नागपुर, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, ये क्या है, भारत का प्रथम डिजिटल जिला है। क्या है, जिला है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है, तो राज्य क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा आपका केरल। तो देखिए तीन क्वेश्चन आपके एक साथ हो गए कि भारत का प्रथम डिजिटल अगर राज्य पूछता है तो आपको केरल बताना है, ठीक है ना। तो देखिए राज्य में होता है केरल, ठीक है, और अगर पूछे जिला तो जिला हो जाएगा नागपुर जो महाराष्ट्र का है, गांव पूछे तो आपको गुजरात। तीनों क्वेश्चन एक साथ आपको पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है। भारत का प्रथम कैशलेस जो गांव है वो आपका कौन सा है 5 नंबर में। तो देखिए यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कैशलेस गांव है ये आपका धसाई जो कि आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। ये भारत का प्रथम कैशलेस गांव है, यहाँ पर कोई काम नहीं होता, सब पूरा ऑनलाइन सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, 6 का ऑप्शन दीजिएगा। तो आपके 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, 7 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि देश के पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, याद रखिएगा पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर मोदी जी ने यहाँ पर अगर नोटबंदी ना कराई होती तो हमें नहीं लगता इतनी जल्दी कैशलेस वाला सिस्टम हो जाता, है ना। उन्होंने कहीं ना किया तो थोड़ा अच्छा ही किया था कि कैश जो सिस्टम था, नोटबंदी हो गई तो हर एक चीज़ें ऑनलाइन हो गई लगभग। तो देखा जाए तो कम से कम 25% लोग तो समझो गूगल पे फोन पे चलाने लगे थे, और आज उसी का फायदा भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ से ही हुआ होगा, है ना। तो याद रखिए देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ा गया, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की घोषणा कब की गई थी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान अर्थात इसकी जो घोषणा की गई वो कब की गई थी। तो देखिए 10 का ऑप्शन हो जाएगा, 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका सी नंबर आपके 2006 में, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आपके 2006 में घोषणा की गई थी। तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। और देखिए हमने बताया है कि हमने कहा है कि आप अगर पढ़ाई करोगे हमारे यूट्यूब से तो इतनी क्लासें हम आपको यूट्यूब में ही देते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है वो लोग किताबें लेने जाते हैं मार्केट में। भैया हमने जो आपकी पीडीएफ कंप्लीट किया है, मार्केट की ऐसी कोई बुक नहीं होगी जो आपकी थ्योरी वाली बची होगी, सब बुकों को निकाल के निचोड़ बनाया गया है। ये जो आपका है, ठीक है, सब बुकों का निचोड़ है। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ जब लेना होगा भाई किताब लाना है, किताब ले लीजिएगा बड़ी अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद भी अगर आपको किताब में पढ़ने ना समझ में आए कि भाई पढ़ें क्या, ग्रामीण परिवेश होती क्या है, जब हमको ना समझ में आए तब हमारी पीडीएफ ले लीजिएगा। ऐसे हम आपको नहीं कहेंगे कि हमारी पीडीएफ आप ले लीजिएगा, आप किताब ले आइए। जब आपको दिमाग खराब हो जाए कि हाँ यार किताब में समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे क्वेश्चन बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, तब हमारी पीडीएफ लीजिएगा। तब आपको ये पीडीएफ 100 सुनार में लगेगी ना कि भैया ये पीडीएफ 99 रुपए की है, लेकिन बहुत ही अमूल्य पीडीएफ है जिसमें क्या पढ़ना है वो हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही प्रयास करिए, मेहनत करिए, हमारा प्रयास जितना हो सकता है हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।